नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं। अपनी खास पेशकश के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में जो कार्रवाई है वो स्थगित हो चुकी है। मॉनसून सेशन पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, तो वहीं आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से झारखंड में जो हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के प्रज्ञा शुरुआत करते हैं खबर। बिल्कुल निकिता, पहली खबर जो है वो संसद से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही को जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। बिल्कुल, और अब लोकसभा की कार्रवाई आगे नहीं होगी तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। यानी कि दोनों सदनों में जो कार्रवाई थी वो अब लगभग कंप्लीट हो गई है। लेकिन प्रज्ञा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे अहम बिल थे, कई ऐसे अहम प्रस्ताव थे जो कि पेश होने थे, जो कि दोनों सदनों में ही पास नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से सदन की कार्यवाही जो है, मॉनसून सेशन जो है वो शुरू हुआ था और लगातार हंगामे की भेंट जो है वो चढ़ता रहा। और आज की अगर बात की जाए तो लोकसभा जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लेकिन इसी दौरान निकिता, लगातार हम राज्यसभा में जोरदार हंगामा जो है वो हमें देखने को मिला। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस दौरान सामने आई, चलिए दर्शकों को सुनवा देते हैं। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है। और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? सुननी पड़ेगी। सब यार I understand. I am giving you lot of time. Let me complete this. I am coming back to you. तो बिल्कुल निकिता, हमने देखा किस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही जो है आज खत्म हो गई और इसके साथ ही मॉनसून सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 13 अगस्त लास्ट डेट था। लेकिन लगातार इस दौरान हम जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखते हुए बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए दोनों सदनों में जो कार्रवाई निर्धारित थी उनका समय अवधि पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो अहम प्रस्ताव पेश होने थे उन पर मंथन नहीं हो सका, जिस पर बहस होनी चाहिए थी वो बहस नहीं हो सकी। जहाँ विपक्ष के रवैये को देखकर साफ तौर पर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो विपक्ष है उनकी ओर से बार बार वॉकआउट किया गया, हंगामा किया गया, और जिसके चलते तमाम ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर की विचार भी नहीं हो पाया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि मॉनसून सेशन में लगभग 19 बैठकें जो है वो प्रस्तावित थी। लेकिन आपको यह जानकारी देते चलें कि जो अहम बिल थे उनमें से कुछ बिल्स हैं जो कि पास हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे बिल्स हैं जो कि लेकर आने थे। यानी कि 7 ऐसे बिल थे जो कि लेकर आने थे, लेकिन सभी बिलों पर मंथन नहीं हो सका। बिल्कुल निकिता, बहुत सही बात कहा आपने कि बिल्कुल 19 बैठकें होनी थी, लेकिन कई बिल जो हैं वो पेश होने थे, लेकिन हंगामे के
चलते जो है इनमें से बहुत सारे बिल जो है वो पेश नहीं हो पाए। इसके साथ ही निकिता जो हम माहौल हमने इन दिनों में देखा कि लगातार जो सत्ता पक्ष है वो भी हंगामा करता हुआ नजर आया। कल की अगर बात की जाए निकिता तो कल जेपीएससी का जो मुद्दा है जो झारखंड में चल रहा है उसे लेकर खुद सत्ता पक्ष जो है वो नजर नहीं आए, वो लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। लेकिन निकिता अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के मुद्दों को लेकर ये बैठकें होती हैं, ये मॉनसून सेशन होता है, लेकिन ऐसे में जितने भी बिल थे जो जनता के हित में हो सकते थे उन सभी पर चर्चा जो है वो नहीं हो सका। तो ये माना जाए, बिल्कुल, तो ये कैसे माना जाए कि जनता के हित के मुद्दों को लेकर जो सरकार है वो बातचीत करती हुई नजर नहीं आई। ये पूरा सेशन जो है निकिता वो हंगामे के भेंट चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि जब भी मॉनसून सेशन की शुरुआत होती है तो मॉनसून सेशन में जनता के लिए जो तमाम ऐसे प्रस्ताव होते हैं वो रखे जाते हैं कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से और भी ज्यादा जो जनता की मांग है उनको पूरा किया जा सकता है और किस तरीके से देखिए संवैधानिक तौर पर हो या फिर प्रस्ताविक तौर पर हो, दोनों पर मंथन किया जाता है कि किस तरीके से सुधार जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इन सेशंस जो कि मैं कहूंगी कि दोनों सदनों के ही सेशन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं यह कहना भी गलत नहीं होगा प्रज्ञा कि जिस मकसद के साथ मॉनसून सेशन आता है वो इस बार जो है कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, बहुत सही कहा निकिता आपने, क्योंकि जिस मकसद से हम ये मॉनसून सेशन लाते हैं जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो इस बार कहीं नजर नहीं आया और सबसे ज्यादा जो सेशन चलने चाहिए लोकसभा में वो सबसे ज्यादा स्थगित रहा। हालांकि राज्यसभा के जरिए कुछ बिल जो है वो पेश हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो हंगामा जो है कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन में हावी रहा। तो इससे कहीं ना कहीं जनता का भी अगर देखा जाए निकिता, जनता का भी समय बर्बाद हुआ क्योंकि वो उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी जो जनता के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल, और देखिए लगातार हमने ये भी देखा प्रज्ञा कि मॉनसून सेशन की अगर बात हम कर रहे हैं तो मॉनसून सेशन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती थी और उससे कुछ ही समय के बाद वो स्थगित हो जाती थी। बिल्कुल, यानी कि सुचारू रूप से कोई भी ऐसा दिन मुझे लगता है कि प्रज्ञा नहीं होगा कि जब पूरे तरीके से सदन पूरे दिन चला हो। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, अब निकिता बात कर लेते हैं अगली खबर की। मायावती ने भी एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण बताए गए बिल को जल्दीबाजी में जेपीसी में भेज दिया गया। बिल्कुल, और देखिए जबकि प्रारंभिक चर्चा तक भी इस पर नहीं हुई है, उनकी ओर से यह कहा गया। तो वहीं मायावती के मुताबिक सत्ता पक्ष विदेशी फंडिंग में जो कथित भ्रष्टाचार के नाम पर कड़े बदलाव चाहता है तो वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताकर भी विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया है, जहां विपक्ष को हंगामे के बजाय संसद में बिल की कमियां उजागर करनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने आगे ये भी कहा कि संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा न होने पर चिंता मैं जताती हूं और उन्होंने कहा कि जनहित के सभी मुद्दों को समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिनसे जुड़े सवालों के साथ अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर भी संसद में चर्चा जरूरी है। ये मायावती की तरफ से निकिता कहा गया। बिल्कुल, और देखिए मायावती ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए यह भी लिखा कि जनता से सत्ता और विपक्ष दोनों के राजनीतिक स्वार्थों के प्रति सचेत रहने की अपील उनकी ओर से कही गई और जहां उन्होंने यह भी कहा कि बसपा अंबेडकरवादी विचारधारा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर जनहित को प्राथमिकता देती है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी बात की कि संसद का जो मॉनसून सेशन था वो भी आज खत्म हो गया और जिस तरीके से एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आया, इसी को लेकर अब यूपी में भी निकिता सियासत देखने को मिली और मायावती ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर ही हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने सदन को चलने नहीं दिया जिसकी वजह से जनता का भी समय बर्बाद हुआ, उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत नहीं हो सकी जिन मुद्दों पर संसद में बात होनी चाहिए। बिल्कुल निकिता, बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए आपने बेहद अहम बात बताई है क्योंकि प्रज्ञा आपको याद होगा आपसे कुछ 2 दिन पहले अखिलेश यादव की ओर से भी इस पर तंज कसा गया था जहां उन्होंने एफसीआरए पर कहा था कि यदि विदेश से अच्छे कामों के लिए फंडिंग आ रही है तो आखिर इसमें सरकार को क्या दिक्कत है। लेकिन वही सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ठीक है फंडिंग आ रही है लेकिन उसका लेखा जोखा हमारे पास होना चाहिए कि आखिर अगर बड़े स्तर पर भी फंडिंग आ रही है
है। हमारे भारत में कहीं विदेश से यदि पैसा प्रवेश कर रहा है तो आखिर उसको कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई विदेशी फंडिंग जो है वो बड़ा मुद्दा जो है वो हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई पैसा बाहर से आता है निकिता, तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि वो उस फंडिंग का यूज जो है हम कहां कर सकते हैं और किस मकसद से वो फंडिंग कराई जा रही है। क्योंकि टेररिज्म भी निकिता सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि टेररिज्म की वजह से ही फंडिंग की जाती है, विदेशों से जो माल आते हैं। हालांकि ये एक अच्छे हित की वजह से ये बिल लाया गया था, लेकिन मायावती जो है इस पर निशाना साधते हुए नजर आई। वही निकिता, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अजहर खान जो है वो जुड़ चुके हैं। अजहर, एक बार फिर से एफसीआरए वाले मुद्दे को लेकर मायावती जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आई है और उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए एफसीआरए को लेकर बसपा प्रमुख देखिए एफसीआरए को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट सामने आया है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले एफसीआरए को समझने की जरूरत है। क्या है ये एफसीआरए? एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है। इसको लेकर एक अमेंडमेंट बिल सरकार के द्वारा पेश किया गया था, जिसका विरोध विपक्ष के द्वारा किया गया था। इस बिल के माध्यम से सरकार विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने और साथ ही तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है और तमाम जो एनजीओज है, वहां पर जो विदेशी फंडिंग आती है उसका लेखा जोखा और ब्यौरा जो है वो तलब करना चाहती है, उसका रिकॉर्ड रखना चाहती है। क्योंकि देखिए कई बार हमने देखा कि तमाम विदेशी फंडिंग के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो भी होती हैं, जिससे कई तरह की देश विरोधी गतिविधियां जो हैं वो भी इस विदेशी फंडिंग के माध्यम से इस तरह के मामले शामिल रहते हैं, जिसको नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से एफसीआरए बिल लाया जा रहा था। फिलहाल अब इसको जेपीसी में भेज दिया गया है। इस बिल को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद इसको लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। अब इस पूरे मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और सरकार पर, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से विरोध किया उसको जेपीसी में भेज दिया गया। तो इसको लेकर देखिए सरकार ये कहना चाहती है कि ये बिल जो है वो विदेशी फंडिंग को और इन तमाम चीज़ों को लेकर लाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इसको लेकर देखिए ये बिल जेपीसी को भेज दिया गया। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि प्रारंभिक जो चर्चा है वो होनी चाहिए थी इस बिल को लेकर, ताकि इसकी खामियां सामने आती। बावजूद इसके विपक्ष ने जल्दबाजी करी, इसका विरोध किया और ये बिल जो है वो जेपीसी में भेज दिया गया बगैर किसी चर्चा के। इस तरीके की बात बसपा प्रमुख की तरफ से की जा रही है और ये भी कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत से जो मूलभूत मुद्दे हैं, जेंजी का जो मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा है, इस पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सरकार जो है वो तमाम मुद्दों से बच रही है, जिसको लेकर मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इस तरीके की बात जो है बसपा प्रमुख की तरफ से की गई है कि लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है, तो तमाम मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। और जिस तरीके से एफसीआरए की बात की जाए तो बसपा प्रमुख का कहना था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी संसद में और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। बगैर किसी चर्चा के इसको जेपीसी में भेज दिया गया। तो फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती जो है वो पक्ष पर भी हमलावर हैं, विपक्ष पर भी हमलावर है और उनका कहना है कि बसपा जो है वो युवाओं के साथ है। जेंजी के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, पेपर लीक के मामले हो, प्रतियोगी परीक्षा के मामले हो, तमाम युवा रोजगार का मामला हो, इन तमाम चीजों पर चर्चा नहीं हो पा रही, इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, जिससे संसद की कार्रवाई जो है वो नहीं चल रही है। तो ऐसे में ये बड़ा बयान बसपा प्रमुख की तरफ से दिया गया है, चाहे एफसीआरए को लेकर हो या संसद में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजी और जो हंगामा किया जा रहा है उसको लेकर हो। बिल्कुल अजहर, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि दोनों सदन जो है वो अब उनके सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इस बार के जो सदन में कार्रवाई रही है मॉनसून सेशन की बात की जाए तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी विरोधाभास देखने को मिला और कहीं ना कहीं दोनों सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लगातार हंगामा होता रहा उसमें आज मॉनसून सेशन जो है वो खत्म हो गया, लेकिन हंगामे की भेंट जो है
इस बार का सेशन रहा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि आखिर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि इस फायरिंग के पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ कहा। चलिए इसी पर बनी है हमारी ये विशेष पैकेज, चलिए आपको दिखा देते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 25 जुलाई को सिवान में हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर किसके आदेश पर ये गोलीबारी हुई। तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि आगामी 19 अगस्त को पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक आरजेडी के सभी विधायक और कार्यकर्ता एक विशाल विरोध मार्च निकालेंगे। सरकार, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, सभी लोगों ने मुंह में दही जमा बैठने का काम किया है। इस इशू पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है उनसे कि ये ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जा रही है AK-47 से, आखिर इसका गुनहगार कौन है। जब बातें बढ़ी तो एक मामूली से सिपाही को सस्पेंड करके पल्ला झड़ने की बात हुई। यानी साफ है ये लोग जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी जो है पकड़ी गई है। तेजस्वी यादव के अलावा आरजेडी के सांसदों ने भी छात्रों पर गोली चलने की घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। जिला जहाँ पे सिवान में ये गोली चली, किसके आदेश से गोली चली, AK-47 उस स्थल पे पहुंचा कैसे, वो जो भी एक पुलिस कर्मी जो थे उन मतलब वो किसी के अंगरक्षक थे या क्या थे। तो सबसे पहले आप एक मतलब पूरे देश में एक बन चुका है कि कोई इस तरह की घटना घटे तो छोटा जो आदमी होता है, जो बेचारा चाहे वो प्यून हो चाहे वो पुलिस कर्मी हो, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो संभालने का काम था वो SP का था। SP को जवाब देना चाहिए था और ये काम मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए था। आज तक नहीं पूछा गया। आपने देखा कि तेजस्वी जब आए तो वो DGP से जाके मिले और DGP ने ये आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई दिखता नहीं है। देखिए, बहुत साफ है कि राज्य के भीतर या देश के छात्रों के आंदोलन में या किसी आंदोलन में AK-47 और पैलेट गन जब नहीं चलाने की अनुमति है तो ये नई परंपरा कैसे कायम हो रही है। क्या सरकार में बैठे हुए लोग निरंकुश हो गए हैं। बहुत साफ संदेश है कि हम लोग राज्यपाल भवन मार्च कर रहे हैं, केवल आज की घटना के लिए नहीं, भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए इसके लिए भी राजभवन मार्च है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि जिन लोगों ने गैरकानूनी आदेश दिया, आदेश देने का अधिकार ही नहीं है, वैसे लोग को निलंबित करना होगा। तेजस्वी यादव के आरोपों पर NDA नेताओं ने भी पलटवार किया है। बिहार की जनता उनको नकार दिया, चाहे वो पैदल मार्च करे चाहे कोई मार्च। टास्क क्या दिया गया है मंत्री जी? बढ़िया काम करने के लिए, बिहार के प्रगति के लिए। तेजस्वी यादव ने इस दौरान सम्राट चौधरी पर संवेदनशीलता की कमी का आरोप लगाया और कहा कि घटना के बाद पीड़ित छात्रों का हाल जानने अस्पताल तक नहीं गए। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की। इसके साथ ही छात्रों के आंदोलन को प्रमुखता से उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद व्यक्त किया। इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको बताते चलें कि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को निष्कासित कर दिया है। बिल्कुल, मायावती ने आरोप लगाया कि अंटू पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके चलते उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है वो मायावती की तरफ से किया गया है। अनंत मिश्र को बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा के खेमे का माना जा रहा था और वो मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके थे, संभाल चुके थे। इसके बाद उनका निष्कासन जो है बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से कर दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है वो ऐसी एक्टिविटी में शामिल थे
जो कि जो कि पार्टी को विरोधी नुकसान था। दे सकती थी। और बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बिल्कुल सही बताया, जहां अंटू पर मायावती का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है और इसके बाद अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों पर एक्शन लिया गया है। ये बात कही गई है बसपा सुप्रीमो की ओर से, जहां आपको जानकारी देते चले कि मायावती की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया और जिसके बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़ गए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से बड़ा फैसला और एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है मायावती की ओर से, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बसपा प्रमुख मायावती इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पहले अशोक सिद्धार्थ और फिर रणधीर सिंह बेनीवाल और उसके बाद अब अनंत कुमार मिश्रा, तीनों को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। देखिए ये बड़ा एक्शन है बसपा प्रमुख की तरफ से। अनंत कुमार मिश्रा 2007 में बसपा सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और देखिए एनएचआरएम घोटाले में भी ये मुख्य आरोपियों में शामिल रहे हैं। और इसके अलावा देखिए हाल ही की बात की जाए तो अनंत कुमार मिश्रा की बीजेपी में शामिल होने के भी अटकलें थे, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो बीजेपी में नहीं जा सके। फिलहाल उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से बसपा प्रमुख ने निष्कासित कर दिया और उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि जो भी पार्टी विरोधी हैं उनके द्वारा तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो बसपा के नेता हैं, उनको बचने की अपील की है। कहा है विरोधियों के द्वारा साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है, इससे सभी लोगों को, सभी स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको बचने की जरूरत है और ऐसे में अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। 2027 विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर माहौल गर्म है और ऐसे में जो बसपा के नेता हैं उनको अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए और उस पर ही चलना चाहिए। इस तरीके का संदेश और अपील बसपा प्रमुख मायावती ने की है। देखिए इससे पहले राज्यसभा सांसद थे अशोक सिद्धार्थ, जो कि आकाश आनंद के ससुर थे, उनको देखिए अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की गई, पार्टी से निष्कासित किया गया। और उससे पहले देखिए रणधीर सिंह बेनीवाल, जो कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से बसपा के कोऑर्डिनेटर थे, उनको पार्टी के दिशा निर्देश न मानने के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया था। तो देखिए ये तमाम बड़ी शख्सियत हैं और बसपा प्रमुख सीधे तौर से ये कार्रवाइयों के जरिए ये निर्देश देना चाहती है, संदेश देना चाहती हैं कि किसी तरह की लापरवाही, पार्टी विरोधी गतिविधियां या उनका आदेश न मानना या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2027 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और देखिए अशोक सिद्धार्थ ये बड़ा कद है और अनंत कुमार मिश्रा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय था उनके पास, और देखिए रणधीर सिंह बेनीवाल, ये तमाम बड़े नेता थे बसपा के, तो इन पर निष्कासन की कार्रवाई हो गई। तो ये साफ संदेश दिया जाता है जो छोटे नेता हैं, जो छोटे पदाधिकारी हैं, कि पार्टी लाइन के साथ ही काम किया जाए। जो भी पार्टी बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए क्योंकि जिस तरीके से ये निष्कासन हुआ है, क्या माना जाए संगठनात्मक बदलाव को ध्यान में रखते हुए ये निष्कासन किया गया है? नहीं, देखिए संगठनात्मक बदलाव एक अलग चीज होती है, जिम्मेदारी एक लेकर दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता होने के चलते अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। और इससे पहले अशोक सिद्धार्थ, जो कि राज्यसभा सांसद से बसपा के कद्दावर नेता थे, आकाश आनंद के ससुर थे, उनको देखिए अनुशासनहीनता को लेकर, गुटबाजी को लेकर पार्टी से निष्कासित किया गया था। रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी के दिशा निर्देश न मानने के चलते उनको निष्कासित किया गया था। तो देखिए बसपा प्रमुख मायावती का साफ ये संदेश है और वो हमेशा ही ऐसे स्ट्रिक्टली काम करती हैं, एक अनुशासन के साथ ही पार्टी को चलाती हैं। तमाम लोग जो भी बसपा में हैं उनको बिल्कुल अनुशासन के साथ पार्टी में रहना पड़ेगा, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर ये बड़ा संदेश दिया है और ये बड़ी कार्रवाई बसपा प्रमुख की तरफ से की गई। बिल्कुल अजहर, अब देखना होगा जिस तरीके से बसपा के खेमे में कोई सेंध ना लगा सके, इसके लिए अब प्रमुख की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। आगे देखने वाला होगा कि 27 में जो है वो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला जो है वो मायावती की ओर से लिया गया है और एक साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वही उनकी ओर से कि यह भी संदेश साफ किया गया है कि पार्टी में गुटबाजी की बात हो या फिर पार्टी से गद्दारी की बात को किसी भी सूरत में
नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बिल्कुल निकिता, अनुशासनहीनता को लेकर मायावती का ये बड़ा एक्शन जो है एक बार फिर से देखने को मिलता है। तो निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में मॉनसून इस वक्त मुसीबत बनकर बरस रहा है। बिल्कुल, और हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग फिलहाल राहत की जो उन्हें नजर जो है वो नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्यम आपको बताते चले कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय मॉनसून पूरे तरीके से सक्रिय है। और वहीं इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मानसून आया तो एक से एक मुसीबत लेकर आया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों का बाढ़, भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। कहीं बाढ़ से गांव डूब गए हैं तो कहीं सड़कों पर भारी जल भराव है। लोगों के खेत, घर सब कटान के साए में हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करें तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। गंगा किनारे बसे लोगों के घर कटान की वजह से गंगा नदी में बह जा रहे हैं। करीब 38 गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। मंगलवार को एसडीएम अरुण कुमार सिंह, एसडीएम सदर संजय कुमार सिंह ने टीम के साथ नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों की माने तो पुराना गांव दिलीप की मढ़िया पूरी तरह से गंगा की धार में समा कर खत्म हो गया है। 22 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और अभी तक जैसे आपने बताया दिलीप की मड़ैया और पंखेन मड़ैया, ये सब कुछ इस प्रकार के गांव हैं जहाँ पे कटान काफी ज्यादा हुआ है और मकान भी इसकी चपेट में आए हैं। लगातार वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है और जो भी अनुमन्य राशि है वो उनके खातों में पहुंचाई जाए। दिलीप की मड़ैया में अब जो आज की जो स्थिति थी, लगभग 7-8 मकान वहाँ बचे हुए हैं। अभी कुछ परिवार शेष हैं, लेकिन वो भी अभी हमने जैसे देखा था कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो उनसे अपील की गई तो वो लोग भी वहाँ से स्थानांतरित हो रहे हैं। 12 लाख रुपये। हाँ। किस तरीके, कितने दिन में ये बन के तैयार हुआ? बहुत टाइम लग गया। तो कितने दिन में उठ पाओ? तुझे मकान कितने दिन में उठ पाओ? पिछली साल भी गंगा ने कटान किया तो फिर भी मकान नहीं बनवाया? नहीं, पिछले साल नहीं। जैसे मकान ये बन पाओ तैसे गंगा चालू हुई। 21 तारीख मतलब जो बाढ़ आई थी, हल्का पानी आया, उतने में ही बंदा कटने लग गया। बंदा लगाया? हाँ, बंदा लगा था, ये बंदा करने लग गया। उससे पहले कुछ दिन पहले उसके आगे वहाँ पे बंदा कट गया। वहाँ से कटने के बाद फिर शुरू हो गई दोबारा, फिर बोरी लोगों ने डाली, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। बस क्या स्थिति गाँव का अस्तित्व बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा, तो बच तो गया, काम खत्म हो गया। खत्म ही है। अब कातर देख लो, 2-3 घर बचे, काम खत्म हो गया। आप कहीं भी रहें, रोड पे पड़े हैं, कहाँ जाएंगे। यूपी के फर्रुखाबाद से निकलकर मध्य प्रदेश आए तो यहाँ हालत और बुरी है। यहाँ के खंडवा, मंदसौर, विदिशा से आई तस्वीरों ने डरा दिया है। नज़ारा ऐसा है कि जैसा मानो यहाँ कई सालों से नदी बह रही है। कोई सड़क या गांव था ही नहीं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश के साथ ही लगभग पूरे प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। खंडवा की बात करें तो तेज बारिश से जगह जगह जल भराव है। आबना नदी खतरे के निशान के करीब है और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा एमपी के ही विदिशा में बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। आसपास के धार्मिक स्थलों के सभी रास्ते जलमग्न हैं, आवागमन भी ठप हो गया है। जबकि मध्य प्रदेश के ही मंदसौर में सिवना नदी में पानी की तेजी को देखते हुए अटल सागर बांध, जिसे काला भाटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, उसके 2 गेट 3-3 फीट तक खोल दिए गए हैं। मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप छोटी पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है। ऐसे में प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की बात कही है। यहाँ पे रात से पानी गिर रहा है 2 दिन से, और नदी पूरी फूट चल रही है। पुल के ऊपर से पानी आ रहा है और पुलिस ने पूरे वाहनों को रोक दिया है। क्या लग रहा है, कितना खतरा हो सकता है इससे? खतरा तो दिख रहा है क्योंकि नदी पूरी उफान पर है अभी, और आगे देखो फिर होता है क्या। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा वैसा वैसा पानी बढ़ेगा नदी में से। बहुत खराब स्थिति चल रही है अभी सर। कितना पानी है अभी? पानी तो भरपूर चल रहा है। आधा पुलिया आ गई है और जाने आने वालों की भी आफत हो रही है। और एक ट्रक फंसा हुआ है कल से, वहाँ से भी आने जाने की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला प्रशासन से कुछ जाने की
बातचीत करें। जो आप मेरे पीछे देख रहा है, ये मुक्तिधाम जाने का रास्ता है जो कि पूरी तरीके से डूब चुका है। दूसरे रास्ते पे कीचड़ ही कीचड़ है। इससे मुक्तिधाम जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पीछे बस्ती के लोग भी निकल नहीं पा रहे हैं कीचड़ के कारण। और आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे एक मंदिर है, तो छोटे पुल के ऊपर भी बहुत पानी बह रहा है, जिसमें मंदिर जाने का पूरा रास्ता बंद हो चुका है। तो ये जो बड़ा पुल है जो अशोकनगर और बासुदा को जोड़ता है विदिशा से, जो इसके ऊपर भी पानी आ चुका है, छोटे पुल के ऊपर। पानी से सारे रास्ते बंद हैं। यहाँ बगल में मैं तो एक मल्टी बनी हुई है, मल्टी में भी जाने का रास्ता बंद हो चुका है और काफी असुविधा हो रही है। मुक्तिधाम घुटने घुटने पानियों में जा रहे हैं, कीचड़ में खचते हुए जा रहे हैं। किसी को कील लग रही है, किसी को पत्थर लग रहा है। यूपी एमपी के बाद बिहार की सीमा में यानी कि बक्सर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। फ्लड कंट्रोल विभाग की ओर से लगातार जलस्तर का डेटा कलेक्ट कर मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, पहाड़ों पर पानी हो रही है। इसके लिए फ्लड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो लगातार जो जलस्तर जो बढ़ता है उसके अलग अलग जो सेगमेंट होता है, जैसे बनारस, इलाहाबाद और जो अलग अलग जो जॉइंट्स है वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करती है और हम लोग उस आधार पर देखते हैं कि हमारे बक्सर में जो जलस्तर है वो कितना बढ़ रहा है। अभी तक जो स्थिति है वो सामान्य है, जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है लेकिन स्थिति सामान्य है। इसके लिए हम लोगों ने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी प्रकार की जो फ्लड फाइटिंग की तैयारियां है उसको हम लोग कर लिए हैं। आपदा विभाग की तरफ से भी जो आवश्यक तैयारियां करनी है वो भी सारी हमारी तैयारियां हो गई है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। चंबल नदी का जलस्तर 130.15 मीटर पार पहुंच गया है, जिस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारी सारी टीम किसी भी स्थिति के लिए अलर्ट है और अभी गेज लगभग 130.15 मीटर के करीब है। तो अभी गांव में ऐसी पानी घुसने की या कहीं रास्ता बंद होने की ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हमने अपने कार्मिकों के माध्यम से और गांव में तटवर्ती निवासियों को अलर्ट कर दिया है कि वो पानी के पास नहीं जाएं और सावधानी बरतें और किसी भी स्थिति की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम पे दें। इस तरह के हालातों से हाल फिलहाल छुट्टी मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर और मध्य भारत के हिस्सों में इस समय एक लो प्रेशर एरिया और मॉनसून टर्फ सक्रिय है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास बना लो प्रेशर एरिया बारिश करा रहा है। आसान भाषा में समझे तो अभी बारिश कराने वाले सिस्टम सक्रिय हैं। इसलिए मध्य और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। बिल्कुल, और देखिए जहां रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, तो वहीं 6 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर लगातार उनकी ओर से जारी है। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन में पहुंच गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र जुटे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा, बैकलॉग परीक्षाओं और जेएसएससी के साथ सीजीएल समेत जिन भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोप हैं, उनकी निष्पक्ष जांच हो। छात्र सीबीआई जांच के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म और जिम्मेदारी तय करने की मांग पर अब भी अड़े हैं। आंदोलन के बीच 6 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को छात्रों के मुद्दे पे बहुत संवेदनशील होकर, गंभीर होकर इस मुद्दे को रखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और सरकार आएगी जाएगी, समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अभी जो वर्तमान के मुद्दे हैं उन्हें सरकार को अच्छे से संज्ञान में लेके ईमानदारी पूर्वक पूरा करना चाहिए। सरकार से मेरा अपील है कि हम सभी छात्र हैं,
हम लोग को अब ज्यादा दिन नहीं रहने दीजिए, हमारी जो मांग है उसको पूरा कीजिए। साथ ही हम जब ये कह रहे हैं कि हम लोग को ज्यादा दिन नहीं रहने देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सो अपनी मांग पर कंप्रोमाइज करने चाह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी सारी मांगे तटस्थ है। इस बीच पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सोमवार को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब महतो ने अस्पताल से वापस प्रदर्शन स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी है। उन्होंने रांची के सिविल सर्जन को चिट्ठी लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर जाने की इजाजत देने की अपील की है। वहीं छात्रों के आंदोलन में अब सियासी एंट्री भी हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास बुधवार रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों का हाल जाना और चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई जांच कराने की छात्रों की मांग नहीं मानी तो वो खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं एक आंदोलनकारी हूँ और आंदोलनकारी से ही मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ, तो आंदोलनकारी और छात्रों का दर्द मैं जानता हूँ। इसलिए सरकार को मैंने अल्टीमेट दिया 1 सप्ताह के अंदर छात्रों की मांगों को अब सुनवाई नहीं करेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल में मैं अनशन करूंगा। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। सड़क से लेकर सियासी मंच तक इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी या फिर 20 दिनों से जारी यह आंदोलन आगे और लंबा चलेगा। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। बता दें, बलूचिस्तान के सुराब से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुराब के गिदर इलाके में कथित पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल, और देखिए जहां स्थानीय रिपोर्ट्स और बलूच के कार्यकर्ताओं के दावे के मुताबिक हमले में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसी पर बनी है हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कथित पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक को लेकर बवाल मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को सुराब के गिदर इलाके में आम लोगों पर हवाई हमला किया गया। इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में 28 नागरिकों के मारे जाने की जानकारी दी गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में आंकड़े अलग अलग हैं और स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय रिपोर्टों और बलूच कार्यकर्ताओं के दावे के मुताबिक हमले में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर बमबारी के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मीर यार बलूच ने दावा किया है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सुराब के गिदर इलाके में नागरिक आबादी को निशाना बनाकर भारी बमबारी की। हमले के बाद इलाके के अस्पतालों के आसपास भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है और घायलों के इलाज में बाधा पैदा हो रही है। कुछ लोगों की मौत समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से भी हुई है। हमले के बाद ड्रोन और गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके के ऊपर लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं बलूच यकजेहती कमेटी यानी BYC के नेता सबिहा बलूच ने इस घटना को लेकर पाकिस्तान की सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबिहा बलूच के मुताबिक प्रभावित इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और बचाव दल, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस तथा पत्रकारों की आवाजाही पर कथित तौर पर पाबंदी लगाई गई है। अगर प्रभावित इलाकों में मेडिकल और मानवीय सहायता पहुंचाने से रोका जाता है और स्वतंत्र तरीके से घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण नहीं होने दिया जाता है तो यह बेहद गंभीर मानवाधिकार चिंता का विषय है। पत्रकारों, मेडिकल टीमों, मानवीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील है कि पीड़ितों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। बता दें, बलूचिस्तान लंबे समय से विद्रोह, अलगाववादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों से प्रभावित हो रहा है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूच सशस्त्र समूहों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा है। अभी हाल ही में 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से इन पर यह कायराना हमला किया गया। अब बता दें आपको कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को फांसी की सजा सुनाई गई है। दशमे की अदालत ने हत्या और यातना से जुड़े मामलों में यह बड़ा फैसला सुनाया है।
बिल्कुल, और देखिए इसी पर बनी है हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं दर्शकों को। दुनिया के कई देशों में इस समय एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप सभी ने बांग्लादेश में शेख हसीना का घटनाक्रम सुना ही होगा। जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था तब शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। उसके बाद बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। ऐसा ही कुछ सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति के साथ भी हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई है। उनके छोटे भाई माहिर अल असद को भी इसी मामले में मृत्युदंड दिया गया है। दोनों के खिलाफ यह फैसला उनके गैर मौजूदगी में सुनाया गया, क्योंकि दिसंबर 2024 में असद सरकार के सत्ता से हटने के बाद दोनों रूस चले गए थे। अदालत ने बशर और माहिर अल असद को सीरिया में लंबे समय तक चले संघर्ष के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया। यह मामला 2011 में शुरू हुए विद्रोह और उसके बाद करीब 14 साल तक चली सीरियाई संघर्ष से जुड़ा है। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और देश में एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इसी मामले में बशर अल असद के चचेरे भाई अतीफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है। अतीफ नजीब 2011 में दक्षिणी सीरिया के दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख थे और उन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का नेतृत्व करने का आरोप था। मंगलवार को जब अदालत ने अतीफ नजीब को सजा सुनाई, उस वक्त वह अदालत में मौजूद थे। रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें कैदी की वर्दी में एक पिंजरे के अंदर खड़ा किया गया था और वहीं अदालत ने उनके खिलाफ मृत्युदंड का फैसला सुनाया। वहीं बशर अल असद और माहिर अल असद रूस में हैं। दिसंबर 2024 में असद शासन के पतन के बाद दोनों रूस चले गए थे, इसीलिए अदालत ने दोनों को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई है। तो फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो सेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि दोनों सदन इस समय अब उनमें कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि रांची में किस तरीके से बच्चों का जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक छात्रों का जारी है। तो साथ ही साथ आपको हमने इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी जानकारी दी। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।